देश भर में नए कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये देखा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट बाकी के एक्ट्स जैसे कि PMLA और UAPA पर भी पड़ा है। वैसे तो न्यूली इनेक्टेड लॉज में कई ओल्ड प्रोविजंस को चेंज या मॉडिफाई किया गया है। सेडेशन जैसे ऑफेंसेस को कम्प्लीटली हटाकर टेररिज्म को डिफाइन किया गया है और कुछ क्राइम्स में पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। इन्हीं सारे चेंजेस के बाद सोचने वाली बात ये है कि क्या इसका असर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी पड़ेगा। जहां लॉज पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, वहां ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे हम न्यूली एडेड प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ बैलेंस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लीगल एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट का मानना है कि रिसेंट टाइम्स में ड्रैकोनियन लॉज की मिसयूज की वजह से हम इंडिया के डेमोक्रेटिक नेचर को खो रहे हैं, स्पेशली जब बात आती है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA की। क्रिटिक्स का मानना है कि ये लेजिस्लेशन जो ओरिजिनली टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था, अब डिसेंट को साइलेंट करने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने वाले लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए वेपनाइज्ड हो रहा है। इसका एक एग्जांपल देते हुए उन्होंने एस्टीम्ड ऑथर और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय के प्रोसिक्यूशन फॉर अ स्पीच मेड इन 2010 अंडर दिस वेरी लॉ को मेंशन किया है और कहा है कि ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड का स्टार्क इलस्ट्रेशन है। आपको याद होगा कि राइटर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय एंड एकेडमिशियन शेख शौकत हुसैन को 2010 के केस में अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए प्रोसिक्यूट किया गया है। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने अक्टूबर 2023 में इन दोनों के खिलाफ परमिशन दी थी, जो अब UAPA के सेक्शन 13 के तहत है। पहली वाली परमिशन उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से दी थी, लेकिन अब जो रीसेंट परमिशन दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। क्रिटिक्स को लगता है कि इतना पुराना केस दोबारा खोलना अनफॉर्चुनेट है और ये सिर्फ डिसेंटर्स और क्रिटिक्स पर एक्शन लेने के लिए किया गया है। उन्होंने दोनों परमिशंस के बीच 8 महीने के गैप को प्रॉब्लम बताया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2010 में तब की सरकार ने ये जरूरी नहीं समझा कि इन स्पीचेस के लिए प्रोसिक्यूशन हो, लेकिन जहां एक और 27 नवंबर 2010 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस के रुख को रिजेक्ट कर दिया और FIR दर्ज करने का ऑर्डर दिया। FIR में UAPA के सेक्शन 13 को लगाया गया, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज को पनिश करता है। ये काफी बार डिबेट किया गया है कि UAPA जो 1967 में इनैक्ट हुआ था और सब्सिक्वेंटली अमेंड हुआ था टू एक्सपैंड इट्स स्कोप्स, गवर्नमेंट के लिए एक ऑपोजिशन को स्टिफल करने का कन्वीनियंट टूल बन गया है। 2019 का अमेंडमेंट जो इंडिविजुअल्स को बिना ड्यू प्रोसेस के टेररिस्ट डेजिग्नेट करना अलाउ करता है, इसके अब्यूज के पोटेंशियल पे ग्रेव कंसर्न्स उठाता है और यही सब रीजन स्टेट करते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रॉय का प्रोसिक्यूशन इस मिसयूज का ग्लेयरिंग एग्जांपल है, एम्ड not at ensuring national security but at silencing a powerful voice of dissent। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गवर्नमेंट का UAPA का यूज टू प्रोसिक्यूट एक्टिविस्ट लाइक रॉय एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी को रिवील करता है टू डीलेजिटिमाइज डिसेंट। डिसेंटर्स को टेररिस्ट या क्रिमिनल्स ब्रांड करके स्टेट उनकी वॉइसेस को डिस्क्रेडिट करता है और उन लोगों में फेयर इंस्टिल करता है जो बोलने का सोच सकते हैं। ये टेक्टिक एक ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए डिजाइन्ड है जहां गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना एक सबवर्सिव एक्ट माना जाए, thus स्टिफलिंग हेल्दी डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स। उनका ये भी मानना है कि UAPA का एक सबसे इंसीडियस एस्पेक्ट उसका प्रोविजन है फॉर प्रोलॉन्ग डिटेंशन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मल चार्जेस और अ ट्रायल। इससे स्टेट को एक्टिविस्ट को इंडेफिनाइट पीरियड्स तक इनकार्सिरेट करने का इफेक्टिवली पावर मिलता है, उन्हें बिना किसी ड्यू प्रोसेस के पनिश किए हुए। उनका कहना है कि UAPA सिर्फ एक लीगल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, ये एक टूल ऑफ साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है। एक्टिविस्ट और उनकी फैमिलीज रिलेंटलेस सर्विलेंस रेड्स और हरासमेंट का सब्जेक्ट होते हैं। प्रीवियस कुछ केसेस को देखते हुए क्रिटिक्स स्टेट करते हैं कि UAPA का सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट पॉलिटिकल मोटिवेशंस को हाईलाइट करता है बिहाइंड इट्स यूज। प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और क्रिटिक्स अक्सर प्राइमरी टारगेट्स होते हैं, चोजन फॉर देयर इन्फ्लुएंशियल वॉइसेस और एबिलिटी टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। आप तो जानते ही हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए अगर UAPA ऐसे मिसयूज किया जा रहा है टू साइलेंस द डिसेंट, तो ये एक फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस रखता है। फ्री स्पीच और डिसेंट का राइट किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के कॉर्नरस्टोन्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट UAPA जैसे लॉज का यूज इन फंडामेंटल राइट्स को स्टिफल करने के लिए करती है, तो ये डेमोक्रेसी के वेरी प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है। ये लिबर्टीज का इरोजन और फेयर के कल्चर को ब्रीड करता है, जहां सिटीजन्स अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने या एक्टिविज्म में एंगेज होने से डरते हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि सप्रेशन की स्ट्रैटेजी सिर्फ इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं करती, बल्कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हार्ट पे भी स्ट्राइक करती है। ये पब्लिक ट्रस्ट को जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट में इरोड करता है, जो इंस्टीट्यूशंस जस्टिस को अपहोल्ड और
सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने वाले होने चाहिए। ये इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल एंड्स के लिए मैनिपुलेट होते देखने की एंग्विश, डीप सीटेड एंगर और डिसइल्यूजनमेंट को फ्यूल करता है अमंग दोज हु बिलीव इन जस्टिस एंड इक्वालिटी। आपको बता दूं कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस इंडिया में फ्री स्पीच के राइट और सेडेशन की इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक सिग्निफिकेंट रूलिंग है। केदारनाथ सिंह जब फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, बिहार में उन्होंने 1953 में एक स्पीच दिया था जो रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट को करप्ट और ऑप्रेसिव एक्यूज करते हुए क्रिटिकल था। उन्होंने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए रेवोल्यूशन का कॉल किया था। कंसीक्वेंटली उन पर सेडेशन के चार्जेस लगे अंडर सेक्शन 124A ऑफ द IPC, जो ऐसी स्पीचेस को पेनलाइज करता है दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इस केस का प्राइमरी लीगल इशू ये था कि क्या सेक्शन 124A ऑफ द IPC फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच को वायलेट करता है, जो आर्टिकल 19(1)A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गारंटीड है। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि सेडिशन लॉ ओवरली बोर्ड और वेग है, लीडिंग टू मिसयूज एंड लेजिटिमेट सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट। लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A को अपहोल्ड किया, लेकिन साथ ही उसकी एप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस को भी इम्पोज किया। फर्स्ट, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेडिशन। कोर्ट ने हेल्ड किया कि सेडिशन सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज पे अप्लाई होता है जो वायलेंस को इंसाइट करती है या इंटेंशन या टेंडेंसी को क्रिएट करके पब्लिक डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को इन्वॉल्व करती है। मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट या उसकी पॉलिसीज बिना वायलेंस को इंसाइट किए सेडिशन कंस्टिट्यूट नहीं करता। सेकंड, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसअफेक्शन एंड एडवोकेसी। कोर्ट ने डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और लेजिटिमेट एडवोकेसी ऑफ चेंज थ्रू लॉफुल मीन्स के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन बताया है। उसने कहा कि सिर्फ स्पीच जो वायलेंस को इंसाइट करती है या पब्लिक ऑर्डर के लिए डायरेक्ट थ्रेट पोज करती है, उन्हें सेडिशन लॉज के अंडर पनिश किया जा सकता है। थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच। रूलिंग ने डेमोक्रेसी में फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस पे एम्फसाइज किया, नोटिंग कि रोबस्ट पॉलिटिकल डिस्कोर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। तो जैसे कि आपने देखा कि केदारनाथ सिंह स्पेसिफिकली IPC के अंडर सेडेशन को डील करता है, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स UAPA की एप्लीकेशन पे भी रेलेवेंट है कंसर्निंग फ्री स्पीच। UAPA के ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज और टेररिस्ट एक्ट्स को पोटेंशियली चैलेंज किया जा सकता है यूजिंग केदारनाथ सिंह। इस जजमेंट का यूज करते हुए ये रीजन और आर्ग्यू किया जा सकता है कि सिर्फ स्पीच जो वायलेंस को इंसाइट करती है या पब्लिक ऑर्डर के लिए डायरेक्ट थ्रेट पोज करती है वही क्रिमिनलाइज होनी चाहिए। टेररिस्ट या अरेस्ट होने के लेबल का थ्रेट अंडर UAPA फ्री स्पीच पे चिले इफेक्ट रखता है। 2019 में जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस खत्म करने और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाने के बाद सिचुएशन अब बदल गई है। अब नई सरकार को डिसेंटिंग व्यूज को दबाने की जगह स्पीचेस को क्रिमिनलाइज करने से बचाना चाहिए। आपके इस पर क्या ख्याल है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।